तो आप जी, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सभी साथियों को। मैं जनचौक की ओर से रविंद्र पटवाल और आज हम लोग बात करने आए हैं एक बेहद चर्चित और कंट्रोवर्शियल विषय पर, जिसके लिए हम कहते हैं कि एलआईसी के विनिवेश की बात की जा रही है इसमें देश में, जो पिछले कई सालों से चर्चा में थी और पिछले साल ऑलमोस्ट ये संभव होने जा रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार उसको नहीं कर पाई थी। और फिर ये माना गया था कि अब इसको इस फाइनेंशियल ईयर में, हालांकि इस फाइनेंशियल ईयर में भी जिस तरह का उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट का पूरा बजट रखा है, उसमें लगता नहीं था कि या तो अकेले एलआईसी कर लेगी या फिर जो है मतलब इसके बिना भी काम हो जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह से एक डेडलाइन लेकर और अभी हाल में सुनने में आया है कि एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि यहाँ पर जब ये शुरुआत एक मतलब इनिशियल, क्योंकि अभी तक जो है इसका वैल्यूएशन कहा जाए, कमर्शियली वैल्यूएशन एलआईसी का तो नहीं हुआ है, लेकिन मोटे तौर पे खुद जो है जो इन्होंने जो एसेट करने वाली, जो इनका असेसमेंट करने वाली जो वैल्यूएशन कंपनी वाली कंपनियां हैं, इनको लगाया था सरकार ने, उसका अनुमान था करीब ये 14 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है। और 14 लाख करोड़ के हिसाब से अगर 5% स्टेक हम बेच रहे हैं, जिसको हम जेवल ऑफ इंडिया कहते हैं। हमको पी चिदम्बरम ने 2005 में इनके 50वें आई थिंक 15th जो एनिवर्सरी था, उसमें जब ये कहा था कि इंडिया की वन ऑफ द सबसे जो जो गहना है, ताज है वो ताज है हमारा एलआईसी। एलआईसी जिसको बारे में अभी मैं बता रहा था कि मिस्टर सहाय की किताब है, जो ईडी थे पहले एलआईसी में, और उन्होंने लिखा है कि 1956 में इसकी शुरुआत हुई है। कुछ 240-45 जो छोटी छोटी कंपनियां थी, उनके अमलगमेशन के साथ एक कंपनी 50 करोड़ की इनिशियल सरकारी उसके साथ जो शुरू की थी, आज वो 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की एसेट्स की कंपनी है। और दुनिया की मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दुनिया की टॉप जो 5 कंपनियां हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, उनमें से एक कंपनी है। और आज भी भारत के अंदर इतना ज़्यादा जो है 20 कंपनियां निजी क्षेत्र में आई हैं, उसके बावजूद भी 2/3 हिस्सा आज भी एलआईसी कवर करता है। 15 लाख इसके 3 लाख तो इसके जो सीधे कर्मचारी हैं, और 15 लाख से ज़्यादा लोग इसके जो पॉलिसी जो विक्रेता हैं वो हैं, और 40 करोड़ से ज़्यादा आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं। तो इस लिहाज से देखें तो भारत की सबसे वैल्यूएबल कंपनी जो है, सबसे जो है कंपनी में से एक आपकी एलआईसी सबसे टॉप मोस्ट नंबर पे आती है ब्रांड के लिहाज से भी। आज उसको बेचने की स्थिति, जब हम सबसे बड़ा सवाल एक्चुअली बाजार में ये बना हुआ है, और कई जो चिंतकों का कहना है कि इस समय इसको बेचने की क्या जरूरत थी, जब बाकी जो कंपनियां हैं उन्होंने अपनी जो लिस्ट थी कि अब हम अप्रैल में बेचेंगे, मई में बेचेंगे, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। हमारा एफआईआई जो है लगातार रिकॉर्ड स्तर पे वहां से जा चुका है, और आज उसका वैल्यूएशन आधे या 1/3 हिस्से पर पहुंच चुका है। तो मैं इस बारे में सबसे पहले बात की शुरुआत जो है स्वागत करना चाहता हूं अशोक कुमार, कामगार एकता कमेटी से। आप सीनियर जो है इस फील्ड में जो है ट्रेड यूनियन के क्षेत्र में जो है लंबे दशकों से आप काम करते आए हैं, और आपके पास लंबा अनुभव है। मुंबई से अशोक कुमार जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद रविंद्र जी। तो जैसा आपने कहा कि एलआईसी का जो विनिवेश है उसको जिस तरह से किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। और मेरे ख्याल से उसके 3 पहलू हैं जिस पर हमको बात करनी चाहिए। सबसे पहले ये कि ये जो कदम है वो जन विरोधी कदम है। जैसा आपने कहा कि एलआईसी के एक्चुअली 42 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स हैं, 30 करोड़ इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर्स हैं, 12 करोड़ जो हैं वो ग्रुप इंश्योरेंस के द्वारा हैं। तो ये 42 करोड़ जो पॉलिसी होल्डर्स हैं, उनकी पूंजी जो है वो एलआईसी से बनी, उससे एलआईसी बनी है। अभी तक जिस तरह से एलआईसी ने काम किया है, वो पॉलिसी के जो धारक हैं उनको जो भी मुनाफा होता था एलआईसी का, उसका 95% जो है वो उनको बांट दिया जाता था, और 5% जो है वो सरकार को जाता था।
अभी कुछ दिन पहले सरकार ने उसको बदल दिया और उसको केवल 95 से घटाकर 90 कर दिया है। और ये उसका विनिवेश होने से पहले किया गया। हम सबको मालूम है कि ये विनिवेश जो है अभी हालांकि कह रहे हैं केवल 3.5% है, लेकिन ये शुरुआत है एलआईसी के निजीकरण की। पूरा इतिहास हमको दिखाता है कि हर सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर, सार्वजनिक बड़ी कंपनी के अंदर इसी तरह से शेयर बेच के शुरुआत हुई। और आज हालत ये है कि जो एसबीआई, जो सबसे बड़ी बैंक है देश की, उसमें सरकार की शेयर होल्डिंग जो है वो केवल 50 से थोड़ी ज्यादा ही रह गई है। हम सबको ये भी मालूम है कि यदि एलआईसी के शेयर्स को आपको लिस्ट करना है तो आपको कम से कम 25% पे जाना पड़ेगा। वो सेबी का रूलिंग वो है। तो मतलब ये है कि ये 3.5 तो आज शुरुआत है, लेकिन ये धीरे धीरे जो है एलआईसी का पूरा जो चरित्र है उसको बदल देगा। शेयर होल्डर वैल्यू, मतलब शेयर की वैल्यू कैसे बढ़ाना है, ये कंपनी का मुख्य उद्देश्य बन जाएगा, ना कि पॉलिसी होल्डर्स का हित जो है वो सर्वोपरि रहे। आज तक एलआईसी के अंदर एलआईसी पॉलिसी होल्डर का जो हित था वो सब सर्वोपरि था। उसको बिल्कुल बदल दिया जाएगा और शेयर होल्डर का हित जो है सबसे ऊपर आ जाएगा। तो नतीजा क्या होगा कि सबसे ज्यादा जो नुकसान है ये 42 करोड़ जो लोग हैं देश के, वो उनको नुकसान होगा। एलआईसी का पूरा जो चरित्र है वो पॉलिसी होल्डर्स के हित में नहीं रहेगा। ये हम सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी ख्याल में रखनी है पड़ेगी हमको कि एलआईसी जो है वो दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज की तरह नहीं है। एलआईसी को जब नेशनलाइजेशन हुआ था तो उसका एक मैंडेट ये था कि आप इंश्योरेंस का जो है पूरे देश में आपको फैलाइए, छोटे छोटे शहरों गांवों में उसको लेके जाइए। इसी का नतीजा ये है कि यदि आप देखेंगे तो एलआईसी का जो एवरेज प्रीमियम है आज वो केवल 11,000 रुपया सालाना है। दूसरी तरफ अपने देश के अंदर ही 23 और निजी कंपनियां हैं, निजी इंश्योरेंस कंपनियां हैं। इन 23 निजी कंपनियों का यदि आप एवरेज प्रीमियम देखेंगे तो वो कितना है, 76,000 रुपया। मतलब क्या है इसका कि वो केवल बड़े बड़े पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर ध्यान देते हैं निजी कंपनियां। छोटे पॉलिसी होल्डर्स, इनका सर्विसिंग जो है महंगा है, कॉस्ट है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। तो एलआईसी के निजीकरण का जो दूसरा असर पड़ेगा वो सब छोटे छोटे पॉलिसी होल्डर्स के ऊपर पड़ेगा। वो सब जो है वो इंश्योरेंस क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे। उनको जो जरूरत है इंश्योरेंस की वो उससे वंचित हो जाएंगे। ये भी हमको ख्याल में रखना चाहिए। तीसरी बात जिस पर आपने अभी जिक्र किया, वैल्यूएशन को लेकर, ऐसा लग रहा है कि ये मजाक बना दिया गया है वैल्यूएशन को। 3 महीने पहले सरकार ने कहा कि एलआईसी का वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ है और उसका वो 16 लाख करोड़ पहुंचने का जो तरीका है कि उसके एलआईसी का एम्बेडेड वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को अपॉइंट किया, जिसने कहा कि एलआईसी का जो एम्बेडेड वैल्यू है वो 5.3 लाख करोड़ है। शेयर होल्डर वैल्यू, जब आप कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं तो जो देश में बड़ी प्राइवेट कंपनी है, सरकार की खुद की बड़ी प्राइवेट कंपनी है एसबीआई इंश्योरेंस, उसका वैल्यूएशन उसके एम्बेडेड वैल्यू से 3 गुना ज्यादा है। तो एलआईसी जब इतनी बड़ी है, जैसा आपने कहा दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज में है, तो उसका वैल्यूएशन क्या एसबीआई के प्रपोर्शन से भी कम होना चाहिए। इसीलिए ये कहा गया कि ये 5.3 लाख करोड़ उसका एम्बेडेड वैल्यू है, तो वैल्यूएशन 16 लाख करोड़ का रुपए होने चाहिए। उस आधार पर ये कहा गया था कि 5% शेयर जो है बेचे जाएंगे
करीब 60 से 70 हजार करोड़ रुपया जो है सरकार को मिलेगा। अभी 3 महीने बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, हालत ऐसी है कि अभी वैल्यूएशन जो है वो 3 गुना नहीं हो सकता, केवल 1.1 गुना होगा, 1.1 गुना। तो वैल्यूएशन 16 लाख से 6 लाख आ गया। इसका मतलब क्या है कि सरकार जो है 3 महीने के अंदर वैल्यूएशन को कम करके करीब करीब मेरे अनुसार जो है 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है। ये 35,000 करोड़ रुपया सरकार के पास आना चाहिए था जब वैल्यूएशन 16 लाख होता, 3.5% जब शेयर भी बेचे जाते। जी, हमारा सवाल भी यही है कि ये चीज बोलिए। हाँ, हमारा सवाल भी कैसे हम मंजूर कर सकते हैं कि सरकार के पास जो पूंजी है, धन है, वो पैसे लोगों का पैसा है, कैसे ये मंजूर किया जा सकता है कि वो कुछ बड़े सट्टेबाजियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का नुकसान जो है कर रही है, और उसका फायदा किसको होगा? ये बड़े बड़े जो लोग इन्वेस्ट करेंगे LIC के शेयर में, उनको उसका फायदा होगा। ऐसा तो नहीं है कि ये वैल्यूएशन इस जगह रहने वाला है। वैल्यूएशन थोड़े दिनों में बढ़कर वहीं पहुंचेगा जहां उसको होना चाहिए। तो कुछ गिने चुने देश के और बड़े जो सट्टेबाजी में लगे हैं शेयर मार्केट की, उनके फायदे के लिए ये सब किया जा रहा है। और लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए सरकार से कि कैसे आप हमारा 35,000 करोड़ रुपए का आप नुकसान कर सकते हैं? क्या जल्दी है? जैसा आपने खुद ही कहा कि बहुत सारे जो IPOs हैं पोस्टपोन किए गए हैं क्योंकि बाजार में बहुत ऊपर उथल पुथल हो रही है। तो क्या जल्दी थी कि मई में ही करना जरूरी है? अशोक जी, मेरा यही सवाल है। बिल्कुल सही, आपका सही सवाल है। तो ये जानना चाहता हूँ इसके पीछे की कोई जानकारी है या ऐसा क्या इंटेंशन है कि ये सरकार ने इस समय जी देखिए, देश का जो शेयर मार्केट है वो बड़ी बड़ी जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं देश की और विदेश की, उनके अनुसार चलता है। तो इन्होंने बहुत सारी इंटरनेशनल बैंक्स को अपॉइंट किया LIC का शेयर बेचने के लिए। उन्होंने बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं दुनिया के, उनसे बात किया। 3 महीने पहले उन्होंने कहा ठीक है 16 लाख करोड़ ठीक है। अभी 3 महीने बाद उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। अभी प्राइस फिक्स जो हुआ है 900 से कुछ रुपए, 3 से 900 कुछ 37 रुपया फिक्स हुआ है। ये 16 लाख करोड़ होगा तो ये प्राइस जो है 2700 होना चाहिए था। उन्होंने कहा ये प्राइस हमको मंजूर नहीं है। तो वो तय कर रहे हैं कि किस प्राइस पे आप वो शेयर खरीदने को तैयार हैं। वो सरकार को कह रहे हैं कि जब तक आप इस प्राइस को यहाँ पे नहीं लाएंगे हम ये शेयर में सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो ये उनका दबाव है। सवाल ये है कि क्यों सरकार उनके दबाव के अंदर आ रही है, क्यों उनके फायदे के लिए काम कर रही है, ना कि देश के लोगों के हित के लिए काम कर रही है। बिल्कुल सही सवाल आपने कहा है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लोग अभी दूसरी बार अभी चर्चा में आते हैं। हम लोग चलते हैं अभी जमशेदपुर से राजेश कुमार जी जुड़े हुए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। आज हम पहली बार ही हमारी बातचीत हो रही है और आप लंबे समय से LIC के जो है वर्कर्स जो फेडरेशन है उसके साथ जुड़े हुए हैं, संबद्ध हैं, और आपने वो यात्रा देखी होगी कि कैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एक बहुत एक हम्बल शुरुआत करते हुए और जो उसकी वर्किंग है, मैं भी जो पढ़ रहा था उसको देखकर लगता है कि एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिसके कारण एक सरकारी उसमें रहते हुए भी और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कंपनी एक LIC अपने खुद को बना पाई। और सरकार के द्वारा लगातार अपने जब उनके डाइवर्सिफिकेशन होता है उसके एसेट्स का, जब उसका जो वैल्यू है, उसका जो कैपिटल है, जो गेन होता है, उसको कई मात्रा में, अभी जैसे मैं देख रहा था कि 5 साल पहले जब मोदी जी ने जो है 8 लाख करोड़ का रेलवे का एक बड़ा मॉडर्नाइजेशन का प्रोजेक्ट रखा था उसका, तो उसमें से उन्होंने कोई भी अपनी बात उसमें सोचा नहीं था कि इसको कहाँ से लाएंगे पैसा। और उसका सबसे पहला इनिशियल 1.5 लाख करोड़ रुपया, मतलब कि 20% हिस्सा सीधे सीधे उन्होंने LIC से मांग लिया।
और एलआईसी ने कोई एक बार नहीं किया, ऐसे मतलब कि 10 20 50 बार ये सब चीजें किया है। हाउसिंग सेक्टर से लेकर तमाम कंपनियों को खड़ा करने में उसका एक ऐसा योगदान रहा है, और वो भी पब्लिक के पास पैसा ही था। इस पब्लिक के पैसे को किस तरह से समुचित रूप से और विद ऑडिट के साथ, कि उसमें जैसा कि अशोक जी ने बताया कि कैसे 95% जो है हम जो है अपने जो है पॉलिसी होल्डर्स और फिर अपने जो है एजेंट्स, बेसिकली इनसे ही परिवार बनता है, और उनकी सेवा के लिए आपका एलआईसी के जो एम्प्लॉइज हैं या कहिए कि मैनेजमेंट है वो उसके लिए लगा हुआ था। ये मॉडल जो है अपने आप में, मुझे जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि ये सबसे, इसको तो फॉलो करने का, या प्राइवेट कंपनियों को भी इसको फॉलो करने का मॉडल सक्सेस मतलब लीक प्रूफ है। तो वो चीज के बारे में आप जरा बताएं हम लोग, हमारे दर्शकों को। जी जी राजेश जी, धन्यवाद। धन्यवाद पटवाल जी, बाकी सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जैसा आज के विषय है एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के, और हमारे संगठन की तरफ से शुरू से विरोध किया जा रहा है एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर के। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी और 5 करोड़ पूंजी के साथ। आज हमारा जो एसेट वैल्यू है एलआईसी का, लगभग वो 30 लाख करोड़ की है, और लाइफ फंड जो है वो एलआईसी की 28 लाख करोड़ की है। और ये एलआईसी का जो ग्रोथ हुआ है वो पॉलिसी होल्डर के बदौलत हुआ है, और भारत की तरक्की जो भी हुई वो एलआईसी के बगैर संभव नहीं था। अब ये समझ से परे है कि सरकार क्यों एलआईसी का विनिवेश करना चाहती है, और इससे सबसे ज्यादा नुकसान एलआईसी की पॉलिसी होल्डर की होगी, दूसरा भारत के तरक्की में होगी। मैं 2 बात खास मैं सिर्फ रखना चाहता हूं। ये विनिवेश जो है, ये जैसा कि अशोक कुमार जी कह चुके हैं, ये कदम है निजीकरण का, और एलआईसी आज तक सरकार से एक भी पैसा नहीं लिए, और क्लेम सेटलमेंट के मामले में भी एलआईसी का जो रिकॉर्ड रहा है वो लगभग 99% रहा है। और हम सब कर्मचारी तत्पर रहते हैं कि एलआईसी का जो पॉलिसी होल्डर है कम से कम क्लेम के मामले में डिफॉल्ट ना करे। अब ये विनिवेश के बाद, जैसा कि अशोक कुमार जी ने कहा, मैं उस पर थोड़ा टिप्पणी करूंगा। एक, हमारा जो सरप्लस जनरेट होता था वो उसका 90% पॉलिसी होल्डर को जाता था, 95%, और 5% जाता था भारत सरकार को। इस विनिवेश के बाद अब पॉलिसी होल्डर को 90% सरप्लस में से जाएगा और 10% जाएगा सरकार को। अब यहां पर एक और जो तब्दीली हुई है अमेंडमेंट्स के द्वारा, कि पहले एलआईसी की एक ही फंड थी जिसको कहा जाता था पॉलिसी होल्डर फंड। अब ये 2 फंड होगा एलआईसी में, एक नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का फंड होगा और एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज का फंड होगा। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की जो फंड होगी उसका जो सरप्लस आएगा उसका 100% शेयर होल्डर्स को जाएगा। सीधा के बारे में इसका ये होगा। राजेश जी प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ, इसको दोबारा अगर मेरा एक्सप्लेन करिए कि नॉन पार्टिसिपेटरी और पार्टिसिपेटरी क्या चीज होती है हमारे आम दर्शकों के लिए। जी, पिछले साल जो एलआईसी में अमेंडमेंट किया गया उसके पहले एलआईसी में सिर्फ एक फंड हुआ करती थी, वो थी पॉलिसी होल्डर्स फंड। लेकिन अमेंडमेंट के बाद अब 2 फंड एलआईसी को मेंटेन करना पड़ेगा, एक पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज फंड और दूसरा नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज फंड। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग फंड की पॉलिसियां होगी उसका जो सरप्लस आएगा उसका 100% शेयर होल्डर्स को जाएगा, और जो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होगी उसका जो सरप्लस आएगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन 90% और 10% में किया जाएगा। 90% जाएगा पॉलिसी होल्डर्स को, 10% जाएगा शेयर होल्डर्स को। यह बड़ी तब्दीली जो हुई है इसका सीधा असर पॉलिसी होल्डर्स को पड़ेगा। एक,
पॉलिसी में जो बोनस डिक्लेयर करती थी एलआईसी हर साल वैल्यूएशन के बाद, जो भी सरप्लस आता था उसमें कमी आएगी। और सबसे बड़ा जो फोकस, जैसा कि अशोक कुमार जी ने कहा कि कोई भी कॉरपोरेशन हो दुनिया की, उसका मेन फोकस होता है कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट पहुंचाना। अब जो सेवा की भावना इतने दिनों तक, इतने सालों तक एलआईसी की थी, 1956 से लेकर के 2022 तक, कि हम आम लोग, गरीब लोग, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा सस्ते में देने की कोशिश करते थे, उसमें कहीं ना कहीं चोट आएगी और कमी आएगी। और अभी सारा फोकस एलआईसी का ये रहेगा कि शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट हम दे, और सारा ध्यान अब एलआईसी का जाएगा शेयर होल्डर्स के तरफ। दूसरी बात जो इस अमेंडमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के बाद होगा, वो ये होगा कि जैसा कि अशोक कुमार जी और पटवाल जी ने भी कहा कि 1956 से लेकर के आप 2022 तक देख लिए, शुरू के सालों में 5 इयर्स प्लान में एलआईसी बड़े पैमाने पे पैसा खर्च करती थी। सड़क, रोड, बिजली, हाउसिंग, ब्रिजेस, हर क्षेत्र में जहां पर भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, उसको बनाने में एलआईसी का सहयोग रहता था। एलआईसी अपने पैसे लगाती थी, उससे रिटर्न स्वाभाविक है कि कम मिलता था, लेकिन देश की तरक्की भी एलआईसी ध्यान रखती थी। अब इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद एक तब्दीली जो आएगी कि एलआईसी का जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा इकट्ठा करते हैं पॉलिसी होल्डर से, उसका जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, अब ज्यादा से ज्यादा ध्यान अब एलआईसी की ये रहेगी कि हमको मैक्सिमम प्रॉफिट अर्जित करना है। तो इससे सफर क्या करेगा, हाउसिंग, पोर्ट, रेलवे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो अब सफर करेगा। ये दो जो है, मैं कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश का क्या नुकसान होने वाला है और जो बीमा धारक है उनका क्या नुकसान होने वाला है, ये दो महत्वपूर्ण बात जो है वो इसका असर आगे आने वाले कुछ सालों में दिखेगा। और सरकार ये कहती है कि एलआईसी का इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट के बाद पैसे इकट्ठा ये कर पाएंगे हम। एलआईसी को पैसे की आवश्यकता नहीं है। हर साल एलआईसी का टोटल इनकम एवरेज 6 लाख करोड़ है। हम प्रीमियम के माध्यम से हर साल एवरेज 4 लाख करोड़ कमाते हैं। एलआईसी को पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात जो हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि इससे एलआईसी का जो फाइनेंशियल ये रिजल्ट और ओपन होगा, लोगों को ये पता चलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। एलआईसी हर तिमाही अपना सारा ब्यौरा आईआरडी को समर्पित करती है। दूसरी बात, पार्लियामेंट के सामने सब कुछ ये रखा जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंसी की बात भी गलत है। तो इनका मेन मकसद है, ये समझने की बात है कि जो भी पब्लिक सेक्टर है उनको पब्लिक के सेवा से हटा देना है, और इससे नुकसान जो आम लोग हैं, जैसा कि अशोक कुमार जी ने कहा कि एलआईसी का एवरेज प्रीमियम 11,000 रुपए है, और हमारा जो प्रीमियम आता है 72% वो गांव से आता है, बड़े बड़े शहरों से नहीं। 72% जो एलआईसी का प्रीमियम आता है वो छोटे छोटे कस्बों से आता है, गांव से आता है। अब इस विनिवेश के बाद एलआईसी भी अपना कॉस्ट एनालिसिस करना शुरू करेगी। मेरी अगर दूर दराज में, मान लीजिए डाल्टनगंज, एक गढ़वा एक ब्रांच है झारखंड में, अब वो ब्रांच क्या वहां पर रहना चाहिए, क्या वो प्रीमियम हम उतना अर्न कर रहे हैं, क्या वो प्रॉफिट मेकिंग है, अब सारा ध्यान प्रॉफिट मोटिव की तरफ हो जाएगा, और जो समाज में देश की सेवा, आम जनता की सेवा है, उससे हम कहीं ना कहीं हट जाएंगे। नुकसान आम लोगों का होगा। तो ये हमारे समझ से देश का नुकसान है, बीमा धारकों का नुकसान है, और एक प्रीमियम ज्वेल ऑफ द क्राउन जिसको कहा जाता है एलआईसी ऑफ इंडिया को, वो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचाने की मंशा है। और इसका विरोध हमारे संगठन ने
पिछले कई सालों से कर रहे हैं। लगभग जब इस इंश्योरेंस सेक्टर को खोला गया था 2000 में, उस समय भी हम लोग ने विरोध किया था कि ये प्राइवेट सेक्टर जो आएंगे, इनका मकसद रहेगा मुनाफा कमाना और ये पैसे अपने देश में लेके चले जाएंगे। और सरकार की ये दलील थी उस समय कि जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है भारत में, और उनके आने से कंपटीशन बढ़ेगा, नए प्रोडक्ट्स आएंगे और हो सकता है कि पेनिट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि 2001 में जो पेनिट्रेशन था भारत में वो 1.39% था, और आज के डेट में 2022 की मैं बात करता हूं, वो पेनिट्रेशन मात्र बढ़कर 2.8% हुआ है। तो ये भी जो समझ था जब इंश्योरेंस सेक्टर को ओपन किया गया, वो भी गलत था। और 23 वर्ष कंपटीशन के बाद भी एसबीआई लाइफ, बाकी जो 23 प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, भारत आज भी मार्केट लीडर है। लगभग 74% हम नंबर ऑफ पॉलिसीज में मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं, और प्रीमियम इनकम में लगभग हम 64% मार्केट शेयर कंट्रोल करते हैं। तो ये दुर्भाग्य की बात है, ये जनता को, भारत के लोगों को सोचने की बात है। ये सिर्फ ये कर्मचारी इसका विरोध करे या ये सही बात नहीं है, इसमें लोगों को जुड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे एक एक संस्था जो गरीबों के लिए थी वो खत्म करते जा रहे हैं लोग, और इससे नुकसान देश का होगा। इतने मुझे कहना है पटवाल जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपने एक वैल्यूएबल इनपुट रखा है अभी हमारे सामने कि क्या असल में सूरत है और इसको लेकर। लेकिन एक सवाल यही है कि अभी जो है, जो पूरा जो प्रचारित किया जा रहा है वो इस रूप में किया जा रहा है कि जो 10% है वो पॉलिसी होल्डर्स के लिए आरक्षित है, और हालांकि इसके बारे में अभी डिटेल्स, जैसे कि 5% अभी स्टेक बेचा जा रहा है, तो इसके बाद जो है ये करीब कितना जो है इनका शेयर होल्डर्स की कंपनी के ऊपर पकड़ बनती है, ये अभी मुझे लगता है कि ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक शुरुआत हो जाएगी 5% से, अगली बार 10%, 15%, 20% हम स्टेक इस तरह से बेचते रहेंगे। जिस कंपनी से मुझे लगता है कि शायद 2000 करोड़ रुपए तो अब इनिशियली हर साल जो है सरकार को प्रॉफिट में से निकाल कर सीधे जो है सरकार को 2 से 2,500 करोड़ रुपए मैं देखता हूं कि चेक जो है हर साल आप देते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखें तो एक तो उसमें भी कमी आएगी सरकार को प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कहते हैं कि आप अंडा चाहिए कि मुर्गी चाहिए, तो मैं अगर ये कहें कि 1950 में जब भारत एक बहुत छोटा सा एक इकॉनमी था, जस्ट औपनिवेशिक काल से निकल कर आया था, और तब हमने इन सारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों को खड़ा किया, और उनमें से LIC जैसी, ONGC ऐसी तमाम कंपनियां हैं जो कि वन ऑफ द कहा जाए कि बेस्ट कंपनी है अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड। उसमें आज जो है हम उसको बेच के गुजारा चला रहे हैं, यही कहा जाएगा। हम जो अपने को हम कहते हैं कि हम अच्छा प्रगति कर रहे हैं, विश्व मतलब एक उसमें वर्ल्ड मैप में दिख रहे हैं, तो हम तो ये करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें जो हमने हमारे पूर्वजों ने एक छोटे जब गरीब देश था तब ये जमा किया था, और वो आज जो है लाखों करोड़ की हो गई हैं, और उसको बेच कर हम जो है आज गुजारा कर रहे हैं। तो ये वाकई में ये एक ज़्यादा पुअर आज हुए हैं या कि पहले थे हम, ये हमें देखना और समझना होगा। हमारे बीच में वाइस गिल जी हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस के साथ, और वर्तमान में दिल्ली में रहते हैं। जनचौक के साथ आपका जो है आप कंसल्टिंग भूमिका में हैं। आपसे अनुरोध है कि आप इसके बारे में अपनी विशेष टिप्पणी रखें। जी गिल साहब। अनम्यूट कर लें पहले आप, अनम्यूट। हेलो गिल साहब, अनम्यूट कर लें पहले, सामने है, अनम्यूट कर लें। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लें। म्यूट का बटन होगा ना? हाँ, आवाज नहीं आ रही आवाज? अब आना शुरू हो गई है, अब आपने अनम्यूट कर लिया। जी बोलिए। आवाज आ रही? हाँ, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पार्टिसिपेटरी फंड और नॉन पार्टिसिपेटरी फंड कहाँ से आएगा? पार्टिसिपेटरी फंड किसका होगा? नॉन पार्टिसिपेटरी फंड किसका होगा? नॉन पार्टिसिपेटरी फंड किसका होगा? कौन उसमें निवेश करेगा? पार्टिसिपेटरी फंड और नॉन पार्टिसिपेटरी फंड में फर्क क्या है? फर्क है, कुछ पॉलिसियां जो होती है वो नॉन पार्टिसिपेटरी होती है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, हमारा जो पेंशन पॉलिसीज है, जो यूलिप प्लान है,
ये जो पॉलिसियां जो है वो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है, और जो एंडोमेंट प्लान है, जो कन्वेंशनल पॉलिसीज है, जिसमें जो सरप्लस होती है उसका बोनस जाता है। जो सम एश्योर्ड रहता है हमारा, जो हम अपने पॉलिसी धारक को बोलते हैं कि अगर 50,000 की बीमा है तो हम आपको 50,000 देंगे, उसके अलावा जो बोनस हम ऐड करते हैं वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज हो गई। और जैसे टर्म इंश्योरेंस, अगर हम किसी को वादा करते हैं कि अगर दुर्घटना हुई, अगर 1 लाख की पॉलिसी है तो हम 1 लाख देंगे और कुछ ज्यादा नहीं देंगे उसको, वो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज हो गई। तो पॉलिसीज की श्रेणियां होती है, जैसे मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस, तो ये सारी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती है। तो अभी तक हमारा बल्क जो बिजनेस है 95% ऑफ द पॉलिसीज, उससे भी ज्यादा मैं कहूं तो वो पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज है। नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की जो शेयर है वो काफी कम है। लेकिन अब एलआईसी को सारा फोकस नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज की तरफ बेचना मतलब रहेगा, ताकि शेयर होल्डर्स को हम प्रॉफिट दे पाए। ये मेन मकसद रहेगा। जो पैसा आएगा निवेश करने से, जो पैसा निवेश से आएगा, हाँ, उसका क्या इस्तेमाल होगा, उसके बारे में सरकार क्या कहती है? सरकार ये कहती है, अभी 2 पॉलिसीज हैं, 2 तरीके, मैंने कहा पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी। एलआईसी उसको इन्वेस्ट करती है अलग अलग जगह में, जो भी वहां से हमको प्रॉफिट होता है, जैसे इक्विटी मार्केट में किए या बाकी सोशल सेक्टर में किए, जो भी मतलब प्रॉफिट होता था, वो प्रॉफिट हमारा पॉलिसी धारक को जाता था। और जो नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज होती थी उनको उसमें से कोई शेयर नहीं मिलता था। फर्क अब ये होगा कि अब जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसीज ज्यादा से ज्यादा लोग बेचेंगे। एलआईसी चाहेगी नॉन पार्टिसिपेटिंग पॉलिसी ज्यादा बिके, ताकि उसका जो सरप्लस आता है, क्योंकि वो पैसे भी इन्वेस्ट करती है, जो प्रीमियम आता है, वो जो हम पैसा जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उनका 100% वो जाएगा टू द शेयर होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर्स को नहीं। तो ये फर्क आया है अमेंडमेंट्स के बाद और डिसइन्वेस्टमेंट जब होगी एलआईसी। कहने का मतलब ये है, जो हमारी बात समझ में आया राजेश जी की, जो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर्ड तरीके से जो पहले एलआईसी का काम किया जाता था या उसके फंड को इन्वेस्ट किया जाता था ज़्यादातर सरकारी प्रतिभूतियों में और ऐसी जगहों पर, वो अब धीरे धीरे जैसे ही है जो यूनिट लिंक जो प्लान होते हैं, म्यूचुअल फंड टाइप के जो प्लान होते हैं, उसके साथ जैसे ही इसका आएगा तो मैनेजमेंट के अंदर इसका दबाव होगा, जैसे कि हमारी बाहर की दूसरी पॉलिसीज हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके बारे में नियम बना दिए गए हैं कि उसका पैसा जो है जो भी होगा वो शेयर होल्डर्स के उसमें जाएगा, न कि इसके पास जाएगा। तो हमारे पास जो बोनस के रूप में एक सम एश्योर्ड जो मिलता ही था, उसके अलावा जो एक अच्छी खासी रकम जो कि मेटिकुलसली प्लान्ड करके 15 साल 20 साल की में जमा होती थी, और कुल मिला के जब उसका बोनस मिलता था, क्योंकि मैंने अभी एक लिया है, मेरा टर्म कंप्लीट हुआ तो उसमें एक बोनस मिला, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है कि ये मिला। जबकि यूलिप के साथ हम देखते हैं कि आपका अभी बहुत चढ़ रहा है, मार्केट बहुत चढ़ रहा है, और हमने वहां डाल के छोड़ दिया 10 साल, तो पता चला कि बाद में कि जो है 3 लाख जमा किया तो उसमें 50,000 मिले, केवल 3,50,000 मिले। तो कुल मिला के आपको लगता है ठगे गए आप, फिर भी हम जो है प्राइवेट की ओर भागते हैं, शहरों में खासतौर पे में, क्योंकि उसमें ईज ऑफ जो आसानी से हो जाता है कि आप सीधे घर बैठे ही, या आपने जो कि एलआईसी के अंदर कुछ गड़बड़ियां थी वो अब शायद ठीक हुई हैं कि आप जो है ईसीएस से कटवा लीजिए, और इस तरह की चीजें थी, पहले नहीं थी एलआईसी के अंदर, आपको जाके जमा करना था। अब काफी सारी सुविधा हो गई है, तो एलआईसी के साथ भी अब कोई दिक्कत नहीं रह गई है। हम लोग आते हैं बेसिकली इस चरण पे, अब दूसरे एक कुछ शॉर्ट चरण पे, कि हम कैसे देखते हैं भविष्य के रूप में, क्योंकि अशोक जी के पास इस बात का तमाम एलआईसी के अलावा भी तमाम जो है क्षेत्रों में पब्लिक सेक्टर का एक अच्छा खासा अनुभव है। तो अशोक जी आपसे ये पूछना है कि आगे आप कैसे देख पा रहे हैं इस एलआईसी का जो आज 5% का जो होगा निवेश, आगे की राह कैसे दिखती है? 40 करोड़ इन्वेस्ट जो हमारे छोटे गरीब मध्यम जो लोग हैं, इन्वेस्टर हैं या पॉलिसी धारक हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से 2,000-3,000 रुपए की रकम जमा करते हैं, साल में जमा करते हैं, ऐसे भी पॉलिसीज हैं, और उनको एक आशा होती है, वो उनका भविष्य के लिए क्या बद दिखता है आपको? जी, 2 काम हो रहा है। एक तो प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जाने का सवाल है, निवेश करने का भी प्राइवेटाइजेशन ले जाना है। गिल साहब, ये सवाल अशोक जी से पूछा था मैंने। जी, अशोक जी से।
अशोक जी आपका माइक बंद है। माइक बंद है, माइक आपका बंद है अशोक जी। अशोक जी जी। तो मैं ये कहना चाहता था कि जो आपने प्रश्न उठाया उस पर बात करने के पहले एक और पहलू पर मैं बात करना चाहूँगा। वो ये है कि एक और नीति धारक कदम उठाया गया है कि LIC के अंदर आप 20% विदेशी पूंजी लगाई जा सकती है शेयर होल्डिंग की। तो इसका मतलब क्या है कि जो देश की पूंजी थी, उसके द्वारा जो पूंजी उत्पन्न होती थी, जो लोगों के फायदे के लिए काम किया जाता था, वो अब ना केवल देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए होगा, पर विदेशी बड़े बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए भी किया जाएगा। और प्राइवेट सेक्टर में जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, आपको मालूम होगा कि वहां पर तो ऑलरेडी 49% फॉरेन कैपिटल अलाउड है, लेकिन LIC के अंदर 20% अलाउ करने की क्या जरूरत थी, ये भी सवाल भी पूछा जाना चाहिए। तो आपने जो सवाल उठाया कि आगे हमको क्या करना है, तो हमारे ख्याल से ये साफ नजर आ रहा है कि ये जो LIC का जो विनिवेश है, निजीकरण है, ये एक बड़े निजीकरण का एक भाग है जो इस वक्त देश के अंदर चलाया जा रहा है। उसका विरोध हो रहा है और हमने ये भी देखा है कि जहां पर सब लोग एक साथ आए हैं, खासतौर से उस क्षेत्र में जो काम करने वाले हैं, और उन्होंने जनता के बीच जाकर लोगों को उसके साथ जोड़ा है, तो उस दबाव के अंदर सरकार को झुकना पड़ा है। और उसका जो मैं आप मीटिंग के शुरू होने के पहले जो मैं आपको कह रहा था कि उसका जो बहुत अच्छा उदाहरण है अभी हमारे सामने, कि कम से कम 5 या 6 प्रदेशों के अंदर बिजली निजीकरण को हम रोकने में सफल हो पाए। तो LIC को जब शुरुआत हो रही है, उसको यदि रोकना है, तो LIC के जो अलग अलग एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उन्होंने ऑलरेडी ये काम जो हाथ में लिया है कि लोगों के बीच में जाएं, उसको और ज़्यादा तेज करना पड़ेगा। उसको एक आंदोलन बनाने की जरूरत होगी, क्योंकि जैसा हमने अभी बात किया कि हम 40 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, उसमें से कम जो 10 करोड़ लोग तो शहरों के अंदर हैं, जहाँ पर पहुंचना बहुत आसानी से हमारे लिए संभव है। तो इन लोगों को हमको जाके ये समझाना पड़ेगा कि कैसे ये जो कदम उठाया जा रहा है ये उनके खिलाफ है, उनके विरोध में है, उनके हित के खिलाफ है। और वो जब इस आंदोलन में जुड़ेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे। तो बिजली क्षेत्र में भी यही हुआ कि बिजली, आपको मालूम है, इस वक्त एक बड़ा देश के अंदर संकट है, लेकिन सरकार उस संकट से जूझने के बजाय अलग अलग तरह से कोशिश कर रही है कि कैसे उस क्षेत्र का निजीकरण किया जाए। और उस क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए जब वहाँ के कार्यकर्ता, सब कर्मचारी एक साथ आए और उन्होंने लोगों के बीच में जाकर ये बात करना शुरू किया, तो वो सरकार को उस दबाव के अंदर आना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि अभी हम इस दिशा में आगे कदम नहीं उठा पाएंगे। आपको मालूम है कि सरकार कई पार्लियामेंट सेशन से कोशिश कर रही है कि जो बिजली संशोधन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 को, उन्होंने कहा हम पहले पिछले सेशन में लाएंगे, फिर कहा इस सेशन में लाएंगे, लेकिन इतना दबाव है उनके ऊपर कि अभी तक वो 2 सेशन में बिल को पेश करने नहीं उन्होंने किया है। तो ये दबाव जो है लोगों का हमको बढ़ाना पड़ेगा, उसको सबको एक साथ लाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा कि हमको हर तरह के निजीकरण का विरोध करना पड़ेगा। ये केवल LIC जो है वो एक अभी टेस्ट केस बन गया है, बैंक्स की बात हो रही है, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात हो रही है, रेलवेज में प्राइवेटाइजेशन की अलग अलग तरीके से कोशिशें की जा रही हैं, स्टील के अंदर बात हो रही है, तेल के अंदर बात हो रही है। कौन सा क्षेत्र है, जैसा आपको मालूम होगा, जो नई पॉलिसी अनाउंस की गई है पब्लिक सेक्टर के बारे में, उसके अनुसार केवल 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को छोड़कर सरकार कह रही है हम सब का निजीकरण करेंगे। तो ये कैसे मंजूर किया जा सकता है कि जो संपत्ति लोगों के पैसे से बनाई गई है, किसने सरकार को यह हक दिया है कि वो लोगों की पैसे से बनाई संपत्ति को निजी मुनाफे के लिए बेचे? तो ये मेरे ख्याल से ये एक सवाल है जो जिसके ऊपर हमको जनता के बीच में जाकर एकजुट बनानी पड़ेगी, लोगों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और ये सवाल उठाना पड़ेगा
जब आंदोलन बढ़ेगा, बनेगा, मुझे पूरा विश्वास है हम जरूर सफल होंगे। जी गिल साहब, आप फोकस में जी गिल साहब आप जो है अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट कर लीजिए आप। जी मैं अब आपके साथ मुखातिब होता हूं, और ये बेसिकली जैसे कि बात अशोक जी ने करी है, तो अशोक जी ने जो बताया है कि ये इसके बारे में अगर हम ऐसा करें तो हम इसमें डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं। लेकिन हम देखिए, हम अभी देख पा रहे हैं कि अभी 2 दिन की जो है राष्ट्रीय हड़ताल ऑल इंडिया वर्कर्स जो है, तमाम जो है ट्रेड यूनियन से उन्होंने की। इसके पहले भी पिछले साल भी की थी, और बैंकों की ओर से और इंश्योरेंस जो है जीआईसी की ओर से भी लगातार इस बारे में पहलकदमी ली गई है। लेकिन सरकार जो है एक तरह से पूरी तरह से डिटरमाइंड है कि वो बैंकों का जो बैंक का निजीकरण करना है, और जनरल इंश्योरेंस के एक कंपनी का 4 में से 1 का निजीकरण करना है। और ये 5% का तो अब जो है आपके, मुझे लगता है 1 या 2 मई को वो इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए, और 4 मई को जो है वो आम इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने खोल दिया है। तो आपको क्या संभावना लगती है, इसके बारे में अपनी टिप्पणी रखें गिल साहब। जी ऐसा है कि निजीकरण की जो मुहिम है, ये नव उदारीकरण की नीतियों का ही एक हिस्सा है। ये जो शुरू हुआ है 90s के ज़माने में, वो आगे बढ़ाया जा रहा है। नव उदारीकरण में सबसे बड़ी बात है निजीकरण ही नहीं, पूरे दरवाजे खोल दो, विदेशी पूंजी को पूरी तरह से खेलने दो। पूरा मकसद ये है। अब जैसे अभी बताया आपने कि इसमें विदेशी पूंजी लगाने की बात भी चल रही है LIC के अंदर भी, जबकि 49% अभी तक अलाउड कर दिया है इन्होंने LIC सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में। उसके बावजूद अब नए और ज़्यादा पूंजी बढ़ाना है। सवाल ये है कि ये नवोदारीकरण की नीतियाँ ग्लोबलाइजेशन के नाम से शुरू की गई थी, और ये वहीं ले जाना चाहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन मतलब जो बड़े पूंजीवादी मुल्क हैं, जो बड़े मुल्क हैं, जो पैसे वाले मुल्क हैं वेस्ट के, वो पूरी तरह से कब्जा करे इकनॉमी पर, दुनिया के इकनॉमी पर, और वो हमारी इकनॉमी पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जैसे निजीकरण अभी जो ये जो विनिवेश होगा, इसका जो फंड उठाएंगे उसका बड़ा हिस्सा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फंड्स उठा लेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उठाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बड़े ऑलरेडी बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट शुरुआती तौर पर वो हल्का इन्वेस्टमेंट उठाएंगे और इसको बढ़ाना चाहेंगे, जिस तरह से अभी SBI के साथ हुआ है। SBI को हमने विनिवेश किया है, मगर क्या है कि अभी बता रहे थे कि 50% करीबन हो चुका है उसका, ऑलमोस्ट 50% प्राइवेट ओनरशिप हो चुकी है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाना है रास्ता है, और इस पैसे का मिसयूज होगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? ये जो पैसा आएगा, ये सरप्लस अपना ख़त्म करने में यूज़ करेंगे। ये जो फ्रीबीज बांटते हैं सरकारें, जो जब नौकरी ना दे के फ्री का राशन बांटने की बात करते हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं मगर राशन बांट रहे हैं, तो ये सब पैसा जो आएगा कहाँ से आएगा? इन्हीं विनिवेशों से पैसा इकट्ठा होगा। उसका खर्चा जो होगा उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। इन्होंने कोई क्लियरली नहीं बताया कि जो पैसा आएगा इस तरह से विनिवेश से, उसको कहाँ खर्च करेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाएगा? दैट इज हैज टू मेक वेरी क्लियर। और सवाल है कि और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या कर रही हैं, उनका क्या रुख है? अभी जैसे बात हुई, अभी इन्होंने बताया कि एक बड़ा आंदोलन बनना चाहिए, लोगों को इसमें आना चाहिए, मगर लोग बड़ा आंदोलन तब तक नहीं बनेगा जब तक पॉलिटिकल पार्टीज उसमें ना आए। सिर्फ लेफ्ट पार्टीज ही सपोर्ट कर रही हैं इन चीज़ों को, पर बाकी जो पार्टीज है उनका क्या रुख है? क्या उनको साथ लेने की कोशिश की गई है? अशोक जी, बड़ा वाजिब सवाल पूछा है आपने। हम लोग अभी एक्चुअली गिल साहब, हम लोग सेशन के अंतिम समय में है, समय हमारा हो चुका है। वैसे हम एक अंतिम सवाल जो है राजेश जी से, इसी के बारे में राजेश जी से पूछते हैं, क्योंकि वो सीधे आंदोलन से जुड़े हुए हैं और इसके बीच से गुजर रहे हैं। और मौका चूंकि आज जो है हम लोग ज़्यादातर जो है आपको कहा जाए कि जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं LIC के संदर्भ में, जो उसके कामगार यूनियनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो सीधे जुड़े हुए हैं। तो क्योंकि ये संकट हम लोग भी देख रहे हैं, कई सालों से देख रहे हैं कि पहले तक तो ये था कि सरकारें भी इस तरह की हुआ करती थी कि वो थोड़े बहुत संघर्ष के बाद जो है उनको भी अपनी आंख का एक इज्जत होती थी, तो वो मान जाते थे। लेकिन अगर आप पूरी तरह से मतलब तैयार हैं कि हमको ये करना ही है और उसके पीछे नहीं हटना है, चाहे कुछ हो जाए, जब तक कि हमने किसान आंदोलन के संदर्भ में देखा उसको, लेकिन जब यूपी का चुनाव हुआ उसके बाद ही जो है उस पर उन्होंने कंसीड किया और माफी मांग ली हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। यहाँ पर
आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट ये है कि आपकी जो रीच है, आपकी रीच हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उससे भी ज़्यादा मानी जाती है। 15 लाख आपके तो आपके जो है जो लोग हैं, जो घर घर जिनके पास लोगों की पॉलिसीज हैं, आपके एजेंट्स, वो आपके सबसे बड़े एसेट हैं। और उसके बाद जो है आपके 40 करोड़ आपके जो लोग हैं, यानी हम सभी लोग कहीं ना कहीं से उस बात को अगर आप कैरी करते तो कर सकते हैं, तो बात शायद ये कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन आज तो 5% का तो जो है विनिवेश होने ही जा रहा है। तो आपकी भावी जो है आगे आने वाले में क्या आपकी रणनीति है, और ये क्योंकि ये देश का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य, एक्चुअली आम आदमी का भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको किस संदर्भ में आप लोग देखते हैं आगे की रणनीति, इसके साथ हम अपनी बात खत्म करेंगे। राजेश जी, अनम्यूट कर लें, आप भी अनम्यूट कर लें। धन्यवाद पटवाल जी। आगे की जो रणनीति है हमारी, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि अब लोगों के बीच में जाना है, पॉलिसी धारक आम जनता को के बीच में जाकर के उनका सहयोग लेना है, सपोर्ट लेना है जो सरकार की जन विरोधी नीति है उसके अगेंस्ट में। वरना ये लड़ाई हम हारेंगे, और हम सिर्फ नहीं हारेंगे, आने वाली जो पीढ़ी है वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और अपने क्षेत्र में जो अलग अलग संगठन है उनको एक साथ लेकर के आगे एक आंदोलन, बड़ी आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी कहना है कि अब मजदूरों का भी राजनीतिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर ये देखते हैं हड़ताल होती है तो 100% लोग भागीदारी देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो वो ऐसे पार्टी को चुनते हैं जो उनके ही विरोध में नीतियां बनाती है। तो ये जब तक हम लोगों को, अपने साथियों को नहीं समझा पाएंगे, हमें लगता है कि लड़ाई जो है कठिन है। लेकिन हमें विश्वास है कि हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे, और जो हमारी जो संस्था है उसे बचाएंगे, और पब्लिक सेक्टर के विरोध में जो नीतियां बन रही है इसके भी खिलाफ हम लोग एक पूरे देश के पैमाने पे अलग अलग संगठन से मिल करके एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी उम्मीद के साथ हम जनचौक की ओर से, की टीम की ओर से, आप जो है LIC, GIC और बैंकिंग सेक्टर के जो लोग हैं उन सभी को हम जो है अपनी ओर से भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि उनकी जो बात है, या कहिए कि जो हमारा 85 करोड़ लोगों का जो गाढ़ा धन है, भविष्य का धन है, बेसिकली हमने आज भी हम अच्छे से नहीं हैं, आज भी हम बड़ी मेहनत से, बड़ी आधे पेट खाकर LIC का पैसा करोड़ों लोग जमा करते हैं, इसलिए कि कल को बुढ़ापे में, कल को ऐसी स्थिति आएगी तो उसमें जो है हमारे पास चाहे वो बच्चे हैं या उनका सहारा हो ना हो, लेकिन LIC आपके काम आएगी। चाहे वो जो उसका नारा है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये हमारे मन के मस्तिष्क के अंदर गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे धक्का लगता है तो LIC के लिए भी ये मतलब कि एक ऐसा वज्रपात होगा जो उसको मतलब कहा जाए कि पूरी तरह से दोबारा इन्वेस्टर का विश्वास, एक गरीब आदमी का विश्वास एक बार टूटता है तो दोबारा फिर उसको बन नहीं पाता है, फिर आप कुछ भी कर लीजिए। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज है, और मुझे लगता है कि शायद इस भावना को जो भी दर्शक देख रहे होंगे इस बात को समझेंगे, महसूस करेंगे, जज करेंगे, और आपके साथ और आंदोलनों के साथ भी आगे जुड़ेंगे। ऐसी बात के साथ हम लोग आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं, और बाकी जो आपके जो है बिजली से लेकर दूसरी बातें हैं उसके भाई बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, कोयले का संकट का मुद्दा है, इसके बारे में भी हम लोग की चर्चा होनी चाहिए। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारा समय का थोड़ा सा एक सीमा है। हम लोग रविंद्र जी, मैं 1 मिनट आपका लेना चाहूंगा। जी श्योर। ये कहने के लिए कि इस आंदोलन को मजबूत करने की दिशा में एक जो कदम देश के अंदर उठाया गया है कि सब लोग जो निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो उन्होंने एक फोरम बनाया है जिसको ऑल इंडिया फोरम अगेंस्ट प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। इसमें हर क्षेत्र के लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, इसमें जन संगठन भी जुड़े हुए हैं, जो लोग
लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए हैं, महिलाएं हैं, युवक हैं। और ये जो सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम है, इसमें ऑलरेडी 90 अलग अलग संगठन एक साथ आ गए हैं और हमारी उम्मीद है कि इसके द्वारा हम इस आंदोलन को मजबूत बनाने में एक और आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसको सफल बनाएंगे। अवश्य अवश्य। तो इसका जो मोटो है कि एक पर हमला सब पर हमला, तो इसलिए ये जरूरी है कि यदि इंश्योरेंस के ऊपर हमला हो रहा है, LIC के ऊपर हमला हो रहा है इस वक्त, तो सब अलग अलग क्षेत्रों के लोग आकर उसका विरोध करें, तो ये आंदोलन जो है मजबूत होगा, उन सबकी हम सबकी लड़ाई जो है वो मजबूत बनेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बताएं आपको जनचौक का कार्यक्रम कैसा लग रहा है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले से ही इसकी शुरुआत की है और आपके पास इसी तरह से सभी जो है ज्वलंत मुद्दों की, देश की समस्याओं पर हम लोग अपनी बात एक्सपर्ट्स के साथ रखेंगे। आप इसी के साथ हम आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आप सभी के सुनने का और वार्ता करने का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। धन्यवाद।